बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग का सबसे मज़े वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नेम है लूप्स। तो आज हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लूप्स हमारे पास होते क्या हैं और लूप्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है यूज़ करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लूप्स क्यों यूज़ होते हैं और लूप्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, लूप्स इसलिए यूज़ होते हैं कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कोड है, हम उस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए लूप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिजिकल एग्जांपल हम लें, अगर आपको एक कोच कहे कि आपने एक ही फुटबॉल के 10 चक्कर लगाने, तो आपने एक ही काम को 10 बार करना है, ठीक है। आप उसके 10 चक्कर लगाएंगे। तो इसी तरह आपको अगर कोई कहे कि आपने इस टास्क को 10 बार परफॉर्म करवाना है तो आप उसको 10 बार करवाएंगे, ठीक है। तो हमने एक ही कोड को अगर बार बार रिपीट करवाना हो, बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हम प्रोग्रामिंग में उसके लिए लूप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और लूप्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है हमारे पास, इसके एडवांटेज ये है कि हमने जो एक ही कोड करना है उसको बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी फुटबॉल की कि आपके पास एक फ़ुटबॉल है और आपको 10 बार चक्कर लगाने का कहा जाए तो आप उसके लिए 10 फुटबॉल नहीं लेंगे, आप उसी एक फुटबॉल के 10 चक्कर लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए कि आपने प्रोग्राम के साथ 1000 बंदे का डाटा एंटर करवाना है, ठीक है। तो आप अगर उसको लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो आपका काफ़ी लेंथी कोड लिखेंगे। पहले आप एक बंदे का डाटा एंटर करेंगे, फिर दूसरे का लेंगे, फिर तीसरे का, इस तरह आप इतने 1000 बंदों का डाटा एंटर करेंगे तो काफ़ी लेंथी कोड बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करेंगे कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल छोटा हो जाएगा, उसके साथ हम 1000 बंदे का डाटा एंटर करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम में लूप्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसकी फ्लो डायग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो लूप्स वर्क कैसे करते हैं, हम उसकी फ्लो डायग्राम देखते हैं पहले। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास लूप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जब लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया है 10 बार चक्कर लगाने, तो हम यहाँ पे 10 बार कंडीशन लगा देते हैं कि हमारा लूप 10 बार चले, ठीक है। उसके बाद जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट पड़ी है वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो वापस फिर उस कंडीशन के पास जाएगा और हमारा लूप दोबारा फिर चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस लूप को क्लोज करके लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो लूप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें फॉर लूप्स होता है, व्हाइल लूप होता है और डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर लूप्स। आज डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और ये कब यूज़ होता है। तो फॉर लूप हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब आपको एक गिवन नंबर दिया गया हो कि आपने इस टास्क को आपने इतनी बार परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर का कीवर्ड लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जितने भी कीवर्ड को यूज़ करते हैं वो स्मॉल वर्ड्स में होते हैं, ठीक है। स्मॉल वर्ड्स में हम कीवर्ड्स को लिखते हैं। यहाँ पे हमने फॉर का कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन की है। फिर हमने ये हम सेमीकोलन इसलिए लगा रहे हैं इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है और यहाँ पे अपडेट्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि अपडेट्स क्या होता है और ये लूप को अपडेट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो देखें, ये हमारे पास यहाँ पे इसका सिंटैक्स है। जो इनिशियलाइजेशन होती है, यहाँ पे हम वेरिएबल को लिखते हैं कुछ, जैसे हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा लूप्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हम लूप हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और कंडीशन को हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हम उस लूप्स के ज़रिए
अपनी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वो जो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जो भी बॉडी होगी लूप्स की वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, और अगर वो फॉल्स होगी तो वो लूप्स टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और लूप से बाहर आ जाएंगे। और अपडेट का मतलब यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि अपडेट जब हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा जब हमारा लूप स्टार्ट होगा तो अपडेट होके वो दोबारा कंडीशन को चेक करेगा और वो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस अपडेट के लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसपे हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया है, और जो भी स्टेटमेंट को यूज़ करवाना चाह रहे हैं, जो टास्क हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, हमने वो इसकी बॉडी में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर का कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे हमने उसकी इनिशियलाइजेशन किया है। हमने कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, मैंने आई लिया है तो मैंने उसको आई में ए 1 स्टोर करवा दिया। ठीक है, आई को 1 असाइन करा दिया, मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है, मैंने आई लेस देन इज इक्वल टू 5 कि मेरे पास जो आई है वो 5 है या 5 से छोटा है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और ये मैंने अपडेट के लिए इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया है कि आई मेरे पास पहले 1 है और उसमें एक 1 ऐड हो जाएगा तो वो आई यहाँ पे 2 हो जाएगा और अपडेट होके दोबारा लूप को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा। तो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपाइलर हमारे पास आता है, वो फॉर लूप देखता है लगा हुआ है, और यहाँ पे वो देखता है कि आइए इनिशियलाइज किया है कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 पड़ा है वो 5 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और इसके अंदर जो भी बॉडी है वो इसको प्रिंट करवा देगा एक बार। ठीक है, तो जब वो वापस यहाँ पे फिर जाएगा दोबारा लूप को स्टार्ट करेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा प्रोग्राम हमारा लूप रन होता रहेगा। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई प्लस प्लस है हमारे पास, हमने इंक्रीमेंट किया है। तो जब हमारे पास यहाँ पे आई पहले 1 था, तो जब हमने आई प्लस प्लस किया, आई में मतलब हमारे पास 1 है, प्लस 1 कर दिया हमने तो हमारे पास आई 2 हो जाएगा। तो जब वो वापस आएगा तो हमारे पास यहाँ पे आई 2 होगा। ठीक है, तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 के 2 हमारे पास 5 से कम है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फिर ट्रू होगी, तो फिर वो इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा और इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और इसी तरह वो हमारे पास यहाँ पे आई हमारे पास 2 था पहले, तो उसके अंदर हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया तो हमारे पास आई 3 हो जाएगा। तो फिर वो जब यहाँ पे चेक करेगा हमारे पास आई 3 है तो वो कंडीशन चेक करेगा कि 3 हमारे पास 5 से लेस देन है, तो एक बार वो हमारी कंडीशन फिर ट्रू होगी तो वो फिर एक बार स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा हमारी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इसी तरह जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो उसको प्रिंट करवाता जाएगा। तो जब यहाँ पे 5 हो जाएगा, जब यहाँ पे मतलब 5 है फिर भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने इज इक्वल टू किया है। हमारे पास यहाँ पे अगर आई लेस देन 5 है या 5 है तो फिर भी ये कंडीशन ट्रू है। और जब हमारे पास यहाँ पे आई हमारे पास 5 हो जाएगा और इसके अंदर हम एक इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास आई 6 होगा, तो वो फिर यहाँ पे चेक करेगा कि 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 के 6 हमारे पास 5 से छोटा नहीं है। तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारे पास आई 6 हो गया है और जो 6 है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे छोटा नहीं है। तो जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस लूप को क्लोज कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, और जो इस लूप से बाहर आ जाएगी और बाकी का काम जो भी होगा वो परफॉर्म करके बाहर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई यहाँ पे कहे कि आपने 5 बार ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो आप उसको 5 बार यहाँ पे सी आउट करते। ठीक है, तो वो एक लेंथी कोड बन जाता। तो हमने सिर्फ एक लूप ही लगा दिया। ठीक है, कि हमें ये वाली स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट करवानी है, तो हमने यहाँ पे लूप का यूज़ कर लिया। वो एक प्रोग्राम भी छोटा हो गया और हमारी रिक्वायरमेंट जो थी प्रोग्राम की वो भी पूरी हो गई। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। फॉर लूप का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एग्जांपल करेंगे
तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमने यहाँ पे अब डेव सी प्लस प्लस को ऑन कर लिया, तो अब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल एन के साथ हम न्यू फाइल क्रिएट कर लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, मेन फंक्शन लगा दिया हमने, और यहाँ पे हम लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप। और यहाँ पे हम पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। आप जो मर्ज़ी वेरिएबल ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ए को रख लिया 1 के इक्वल, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी ए लेस देन इज इक्वल टू 5 कि हमारे पास जो ए है वो 5 से छोटा होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे साथ हमने ए को इंक्रीमेंट कर दिया लूप को अपडेट करने के लिए, और यहाँ पे हमने लूप को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम आ गए लूप्स की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो हम टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट हो के आए 5 बार। ठीक है, मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद 5 बार प्रिंट हो के आए। तो यहाँ पे मैं लूप से बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेव कर लेते हैं हमारे पास लूप्स के नेम से। तो ये देखें, उसने हमें 5 बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी है, और एक ही लाइन में करवा दी है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, जैसा हम यहाँ पे यूज़ करते थे। एंडल को यूज़ कर रहे हैं या बैकस्लैश एन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, उसने मुझे 5 बार पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट करवा दिया है। तो जैसा कि हम यहाँ पे 5 बार लिखते सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद, सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद, 5 बार स्टेटमेंट को लिखते तो वो काफ़ी लेंथी एक कोड बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ही स्टेटमेंट लिख के उस पर लूप लगा देते हैं, ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और हमारा कोड भी बिल्कुल सिंपल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। लूप्स के ज़रिए हम यहाँ पे लूप को यूज़ करते हुए हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। जो हम टेबल क्रिएट करते हैं वो लूप्स के साथ हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे टेबल का एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं कुछ हमारे पास। यहाँ पे हम यूज़र से कुछ वैल्यू ले लेते हैं कि यूज़र किस नंबर का टेबल बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, यूज़र से ए के नेम से ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे हम b इज इक्वल टू 1 कर देते हैं कि हमारा जब टेबल स्टार्ट हो वो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है ना, तो इसको भी, और यहाँ पे हम एक लूप यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक वैल्यू ले लेते हैं, सी इन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि वो कौन से टेबल, मतलब किस नंबर का टेबल बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर नंबर फॉर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेन कर देते हैं ए को। तो यहाँ पे हमने यूज़र से एक नंबर ले लिया है कि वो किस नंबर का टेबल बनाना चाह रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं पहले 1 और जब तक मतलब जहाँ तक आपने उसका टेबल क्रिएट करना है। आप जितना मर्जी टेबल उसका क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 तक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 10 तक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास वो 10 तक लूप चले। ठीक है, कि 10 तक मेरा टेबल बने और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और अब हम लूप के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जो उसके अंदर टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो करेंगे। तो हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जो यूज़र ने नंबर एंटर किया। तो उसके लिए हम सी आउट करते हैं। पहले जो यूज़र वैल्यू जिसका वो मतलब टेबल बनाना चाह रहा है वो लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ वैल्यू के। हमारा लूप यहाँ पे जब स्टार्ट हो तो पहले हमारे पास यहाँ पे बी हो कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 2 इंटर करता है तो पहले सबसे पहले जो लाइन प्रिंट हो वो हो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, कि 2 1 से ज़रा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी कर देते हैं और यहाँ पे हम इज इक्वल टू कर देते हैं साइन इसका और साथ हम यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देते हैं और एंडल कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं कि बी इंक्रीमेंट कर देते हैं। ताकि बी इंक्रीमेंट इसलिए किया हमने कि जब लूप वापस जाए तो यहाँ पे पहले उसको B1 मिलेगा, तो फिर वो वापस जब आएगा तो वहाँ पे उसको यहाँ पे B2 मिलेगा। तो जितनी बार ये लूप रन होगा तब तक ये बी में भी एक एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रन एंड कंपाइल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पेस दे लें फिर एग्जीक्यूट करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र कहता है कि मुझे 2 का टेबल चाहिए। तो हम एंटर करते हैं तो हमारे पास 2 का टेबल आ जाता है। ठीक है, ये देखें आपके पास वो 10 तक रन हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन 10 तक लगाई है। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन 20 तक कर देंगे तो आपके पास वो 20 तक रन हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है तो वो 20 तक रन होगा। ठीक है, वो 20 तक कंडीशन हमारी ट्रू होगी, उसके बाद फॉल्स हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगा। और जब तक आप यहाँ पे कंडीशन जितनी मर्जी लगाएंगे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 करके यूज़र किसी और नंबर का टेबल बनाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल यूज़र 3 का बनाता है, एंटर करता है तो 3 का टेबल उसके पास आ जाएगा। और उसके साथ अगर यूज़र किसी और नंबर का टेबल बनाना चाहे 5 का तो उसके पास वो 5 का टेबल 10 तक रन हो जाएगा। तो ये है लूप्स। देखें ना, आपको बिल्कुल छोटे से आपने छोटा सा बिल्कुल प्रोग्राम लिखा है तो उसने 10 बार उसको टेबल में एग्जीक्यूट करवाया, टेबल प्रिंट करवा दिया उसका। तो इस तरह आप जितना मर्जी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ना कहे कि आपने 1000 बंदे का डाटा एंटर करना है तो आप यहाँ पे कंडीशन 1000 बार कर देंगे और उसका डाटा एंटर करते जाएंगे तो वो एंटर होता जाएगा। ठीक है, तो बजाय कि आप उसका 1000 बार कोड लिखें आप वहाँ पे लूप लगाते हैं तो वो 1000 बार वही टास्क परफॉर्म होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी। तो ये था सिंपल प्रोग्राम हमारे पास। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप क्या होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है और ये कब यूज़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों वाइल लूप जैसे हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे होते हैं वैसे सेम एज इट इज़ वाइल लूप यूज़ होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो फॉर लूप होता है उसमें हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का पता होता है कि हमने इस लूप को इतनी बार चलाना है। तो हम उस हिसाब से उसकी कंडीशन लगा देते हैं कि हमने
इस टास्क को इतनी बार परफॉर्म करवाना है, ठीक है। और वाइल लूप में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें आप एक स्पेसिफिक कंडीशन भी लगा सकते हैं और इसको अनलिमिटेड भी कर सकते हैं कि जब तक मर्ज़ी ये लूप रन होता रहे और वो वाला टास्क परफॉर्म होता रहे जो हम इसको यूज़ करके करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारा इसमें वर्क सेम एज़ इट इज़, जैसे फॉर लूप में हो रहा है वैसे वाइल लूप में होता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स हमारे पास यहाँ पे ये है कि सबसे पहले यहाँ पे वाइल कीवर्ड आता है और आगे इसके कंडीशन आती है जो आप अपनी मर्ज़ी के साथ कंडीशन लगा सकते हैं। और अगर आपने अनलिमिटेड करना है तो यहाँ पे उसको ट्रू लिख सकते हैं खाली, तो वो अनलिमिटेड स्टार्ट होता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे वो जो आप टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं आप वो वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है वाइल लूप का। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने वाइल लूप का यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे मेन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर ही कर दी है, ठीक है। वहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर कर दी है और लूप के अंदर सिर्फ हमने कंडीशन एक लगाई है, ठीक है। और हम इसमें इंक्रीमेंट भी वहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लूप जब दोबारा यहाँ से अपडेट होके दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इनिशियलाइजेशन पहले कर रहे होते हैं और जब वहाँ पे हम कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है और उसके बाद वहाँ पे फॉर लूप में इंक्रीमेंट करके दोबारा अपडेट होके फिर वो कंडीशन चेक करता है। तो सेम एज़ इट इज़ जैसे फॉर लूप में वर्क हो रहा होता है वैसे ही वाइल लूप में भी वर्क हो रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी हमने इनिशियलाइजेशन पहले किया और जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको अपडेट करेगा। इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे किया और वो फिर दोबारा वापस लूप के पास जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी हमारे पास आउटपुट कैसे आती हैं और क्या आती हैं ये देखते हैं। इसको ड्राई रन करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट है देखें, हमारा कंपाइलर पहले यहाँ पे चेक करेगा आके लूप को, हमारे पास देखेगा वो वैल्यू पड़ी है आई के पास 1 है और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है आई लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है, कि हमारे पास जो आई है वो 5 से कम है। तो आई में हमारे पास वैल्यू कौन सी पड़ी है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 1 जो होता है वो 5 से लेस देन होता है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और जो हम स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं वो आई को ही प्रिंट करा रहे हैं कि हमारे पास आई यहाँ पे 1 पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ जब नीचे वाली स्टेटमेंट वो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आई में हमारे पास 1 है और इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और वापस अपडेट होके यहाँ पे हमारे पास आई 2 हो जाएगा और वो फिर वैल्यू चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा कि हम आई हमारे पास 2 है और 2 हमारा 5 से कम है। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है और फिर वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पहले हमारे पास आई यहाँ पे 1 था लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद दूसरी बार यहाँ पे हमारे पास आई 2 हो जाएगा, ठीक है, और हमें 2 स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी और इसी तरह जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा प्रोग्राम रन होगा। और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी 5 के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा और जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे जब वो 6 हो जाएगा और 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 से। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है और वो लूप को टर्मिनेट कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल थी जिसमें हमने वाइल लूप को यूज़ किया और इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे पहले हम एक डू वाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। डू वाइल लूप
हमारे पास क्या होता है और वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डू वाइल लूप को कि डू वाइल लूप हमारे पास क्या होता है। दोस्तों जो डू वाइल लूप होता है वो वाइल लूप से ही निकला है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास वाइल लूप होता है वो उस वक्त रन होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो वो उस अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो रन नहीं होगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। डू वाइल लूप में ये होता है कि जब हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं तो ये एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। कि एक बार लाजमी हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम उस वक्त एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो डू वाइल लूप हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये एक बार लाजमी रन होगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में ये भी फ़र्क है कि डू वाइल लूप में हम डू वाइल लूप को ना हम अपनी मर्ज़ी के साथ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमारी मर्ज़ी होती है कि हम उसको एग्जीक्यूट दोबारा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले यहाँ पे डू का कीवर्ड आएगा और यहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा, डू वाली बॉडी आ जाएगी, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम और यहाँ पे हम क्लोज करके यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे, वाइल का कीवर्ड लगा के यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे जो भी हम स्पेसिफिक कंडीशन रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये लाजमी आपने याद रखना है कि डू वाइल लूप में आपने वाइल और कंडीशन के बाद आपने सेमीकोलन लाजमी लाना है, ठीक है। जैसे ये हम एंड पे लगा रहे हैं सेमीकोलन को, ठीक है। और ये एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा। हम इसको एग्जांपल के तौर पे ही देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, डू वाइल लूप को हमने यूज़ किया इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे हमने एक यहाँ पे मेन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल्स यूज़ किया या हमने यहाँ पे यूज़र से एक वैल्यू लेनी थी, तो इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने और यहाँ पे हमने डू का कीवर्ड लगाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट हो गया डू के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाया पाकिस्तान जिंदाबाद और नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखी है सी आउट प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, कि अपनी मर्ज़ी है अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो फिर ये लूप दोबारा इस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और जब तक यूज़र 1 एंटर करता जाएगा तब तक ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाएगी और जब वो 1 के अलावा कोई और करैक्टर या नंबर एंटर करेगा तो हमारा लूप क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमारी कमांड चाहिए होगी कि उसने एग्जीक्यूट करना है दोबारा, यहाँ पे स्टेटमेंट पे जंप करना है या नहीं करना, ठीक है। और जो वाइल लूप में होता था वो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती थी और फिर वो स्टेटमेंट उसके अंदर जो होती थी उसको एग्जीक्यूट करता था, लेकिन यहाँ पे पहले डू वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वो फिर उसको दोबारा जंप कर जाएगा उस स्टेटमेंट पे और दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों को, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों हमने डेव C++ को ओपन कर लिया, अब हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। Ctrl+N के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वाइल लूप का प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे हम मेन में स्टार्ट हो गए, मेन में इंटर हो गए हम। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लिखते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं एक वैल्यू को
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 1, उसको साइन कर देते हैं कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा, हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने वाइल कीवर्ड लिखा है और कंडीशन लगा दी है कि ए जो हमारा है वो लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन आर इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे हम लूप की बॉडी के अंदर आ गए। आपने ये लाजमी याद रखना है, जब आप डू वाइल लूप यूज़ करेंगे उसके एंड पे जब हम कंडीशन लगाते हैं तो उसके एंड पे हमने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, लेकिन वाइल लूप के अंदर आपने वो वाला सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं, उस ए को प्रिंट करवा देते हैं और एक न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उस लूप के काउंटर को अपडेट कर देते हैं ए प्लस प्लस करके। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब हम। वाइल लूप तो ये देखिए हमारे पास वाइल लूप में उसने प्रिंट करवा दिया 1 2 3 4 5 तक उसने प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन 5 तक लगाई थी। अगर हम मज़ीद कंडीशन लगाना चाहते हैं, 10 तक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वो 10 तक प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। और अब हम यूज़ करते हैं एक एग्जांपल डू वाइल लूप की। तो इसकी वर्किंग आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम दोबारा आपको एक बार बता देते हैं ये वर्क किस तरह कर रहा है। कि हमारे पास यहाँ पे पहले ए पड़ा है, हमने इनिशियलाइज़ किया कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया और यहाँ पे ए लेस देन इज इक्वल टू 10 हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि हमारा जो लूप है वो 10 तक चलेगा, ठीक है। वो जो 10 से कम है, ए में वैल्यू जितनी भी पड़ी है वो 10 से कम होनी चाहिए। और पहले जब वहाँ पे आएगा पहली बार वो हमारा कंपाइलर चेक करेगा, यहाँ पे 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और वो इंटर हो जाएगा लूप के अंदर। और यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और साथ ही इंक्रीमेंट कर देगा, लूप को अपडेट कर देगा। तो वो फिर यहाँ पे ए में इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ए में वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, तो फिर कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो फिर वो 2 को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। इस तरह इंक्रीमेंट करता जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करवाता जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया वाइल लूप का, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप को हम यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले डू लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डू के अंदर हम लिख देते हैं पहले पाकिस्तान। आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हैं करवा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद और हैंडल कर देते हैं। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि हम लूप को कितनी बार अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे हम लूप को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के साथ हम लूप को क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, ठीक है। कि यूज़र 1 प्रेस करे अगर वो दोबारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे नल कर देते हैं और यहाँ पे यूज़र से हम वैल्यू ले रहे हैं, लिहाजा तो हम यहाँ पे सीन करेंगे
और यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी क्रिएट करेंगे क्योंकि हम यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 की। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं x के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम x कर देते हैं। और अब आपने ये ब्रैकेट्स को लाजमी आपने ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स क्लोज़ हो रही है और ये वाली मेन की ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये वाली मेन की ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है। आपने जहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करनी है वो क्लोज़ भी आपने लाजमी करनी है। तो यहाँ पे हम डू के बाहर आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये हम डू के बाहर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे डू क्लोज़ हो रहा है और यहाँ पे डू के बाहर आ गए और यहाँ पे हम वाइल लूप लगाते हैं। जो वाइल कीवर्ड हमारे पास डू वाइल का, तो ये डू हो गया और ये वाइल हो गया। यहाँ पे हम वो वाली कंडीशन लगाते हैं कि जो x है अगर वो इक्वल होगा 1 के, तो फिर जो ये दोबारा ये जंप कर जाएगा डू के पास, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो डू के पास दोबारा जंप कर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर वो अगर यूज़र प्रेस 1 करता है तो फिर वो जंप कर जाएगा। जब तक वो 1 प्रेस करता जाएगा वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा। मतलब अपनी मर्ज़ी के साथ जब आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को, इस लूप को क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। ये देखिए एक बार ये लाजमी प्रिंट हो गया। अगर आप दूसरी बार इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमने कहा है कि प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, कि आप 1 प्रेस करें फॉर कंटिन्यू के लिए। तो हम यहाँ पे दोबारा 1 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो फिर उसने हमें वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसने फिर हमसे कंडीशन पूछी है और फिर हमसे पूछा है कि अगर आप यहाँ पे दोबारा इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप फिर 1 प्रेस करते हैं तो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो कोई और नंबर प्रिंट कर दे तो ये एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 1 प्रेस करते हैं तो हमें वो फिर कहेगा, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने प्रिंट करवा दिया स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसने हमें कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ पे हम करैक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक करैक्टर है, ठीक है। हम यहाँ पे करैक्टर डाटा टाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें एक्स में यहाँ पे हम करैक्टर को ले लेते हैं कि हमें जब यूज़र वाई प्रेस करे तो आपको पता है कि हम करैक्टर को सिंगल कोमा में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब यूज़र वाई प्रेस करे तो तब ये दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और जब यूज़र कोई और करैक्टर प्रेस करेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हम जब वाई प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर वाई प्रेस करते हैं तो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को दोबारा। और अगर कोई और कैरेक्टर एंटर करेगा तो वो इस प्रोग्राम को, इस लूप को क्लोज़ कर देगा, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लूप्स के बारे में कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, और हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था और साथ ही हमने उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया था। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंक्शंस होते क्या हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं, और इसकी डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों, आपको एक वर्ड से पता चल रहा है कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन मींस कि कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई टास्क है जो कि परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हर चीज़ के अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, तो उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं कि वो उसके गियर्स होते हैं, ब्रेक होती है और रेस होती है और डिफरेंट उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम फंक्शंस को कह सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास हम एक फंक्शन बना देते हैं और उसको बार बार जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन यूजिंग कोड होता है। हम सिर्फ इसको एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं, हम अपने कोड में लिख देते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, और इसको हम जहाँ मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी बार इसको यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शंस हम इसलिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेंथी कोड है, उसके हम एक छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं कि अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एक सर्कल ड्रा करे और साथ ही उस सर्कल को कलर करे, ठीक है, तो इसमें दो काम हो रहे हैं। एक आपने सर्कल ड्रा करना है और दूसरा काम आपने उस सर्कल को कलर करना है, ठीक है। तो आप एक एक ही कोड में इससे लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें बना सकते हैं, सर्कल और उसको कलर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं दो फंक्शन में। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया कि जो सर्कल ड्रा करे और दूसरा फंक्शन हमने बना दिया जो इस सर्कल को कलर करे। तो हमने अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया ताकि अगले बंदे को भी जब वो हमारा कोड देखे उसको समझ आ जाए और हमारे लिए भी उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। और हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप अपने कोड में उस छोटे से ब्लॉक को वहाँ पे कॉल करवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि हमारे पास फंक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है। तो दोस्तों, प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले ही आपको वर्ड से पता चल रहा है, प्री डिफाइन के पहले ही इसको डिफाइन कर दिया गया। तो हमने इसको प्रोग्रामिंग में पहले ही डिफाइन कर दिया गया कि इसका काम ये वाला है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है मेन फंक्शन की जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इंट मेन उसका नेम लिखते हैं और साथ उसका फंक्शन और उसमें जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो वाला कोड लिख देते हैं। तो मेन पहले ही प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन कर दिया गया है कि मेन का काम है इसके अंदर जो भी कोड, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर होगी वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसको हम अपने प्रोग्राम में ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं। तो उसमें उस लाइब्रेरी में पहले ही डिफ़ाइन कर दिया गया होता है कि अगर हम उसमें से कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो प्री डिफ़ाइन होता है। जैसे हम वहाँ पे सी आउट भी करते हैं तो वो भी प्री डिफ़ाइन है कि उसका काम है उसने आउटपुट देनी है। सीन करते हैं कि उसका काम है उसने इनपुट लेनी है, ठीक है। इसी तरह उसने मेन फंक्शन को भी वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया गया है कि इसका काम है
इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसने एग्जीक्यूट करनी है। ये हर प्रोग्राम में मस्ट है, लाजमी आएगा। इसके अलावा हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, हम अपना खुद भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी के साथ खुद बिल्ड कर सकते हैं। उसको अपनी मर्ज़ी के साथ उसको नेम दे सकते हैं, उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। तो जो फंक्शंस होता है वो डिफरेंट, मतलब ये चंद चीज़ों पे कंसिस्ट होता है कि उसकी पहले रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन नेम और पैरामीटर्स होते हैं, वो भी ऑप्शनल होते हैं। अगर आप लगाना चाहे पैरामीटर, कोई वैल्यू पास करवाना चाहते हैं तो आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने ये इंटर कोई भी डाटा टाइप आप लिख सकते हैं जो भी आप फंक्शन से रिटर्न लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इंट है, आप यहाँ पे करैक्टर भी लिख सकते हैं, वॉइड भी लिख सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं फंक्शन से बैक लेना चाह रहे। और यहाँ पे फंक्शन का नेम है, यहाँ पे मेन है, और यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे इसकी बॉडी है फंक्शन की, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में भी हमें यही चीज़ें चाहिए होंगी, एक रिटर्न टाइप होगी और यहाँ पे फंक्शन नेम होगा जो हम अपनी मर्ज़ी के साथ दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई स्पेसिफिक नेम रख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है और इसमें ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। हम एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के साथ नेम रख सकते हैं। और यहाँ पे इसके पैरामीटर आते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी के साथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और ना भी लगाना चाहे तो भी फंक्शन हमारा वर्क करेगा। और यहाँ पे आगे उसकी बॉडी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो देखें, यहाँ पे हमने दो फंक्शन क्रिएट किए हैं। ये तो हमारा जो मेन फंक्शन है, ये तो हमारा पहले ही बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है मेन फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यूज़र डिफाइंड मैंने साथ मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। ये दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है कि हमने यहाँ पे एक सम के नेम से एक फंक्शन क्रिएट किया और उसमें हम सम करवा रहे हैं। और आप यहाँ पे जो मर्ज़ी नेम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जो उस फंक्शन में कोई भी जो भी टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हैं आप उसी तरह का नेम दें, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सम का एक फंक्शन क्रिएट किया, तो जब कोई कोड देखेगा मेरा तो वो समझ जाएगा कि इसमें सम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और ये दोनों हमने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए हैं, एक सम के नेम से और एक सब्ट्रैक्ट के नेम से, ठीक है। तो साथ हमने यहाँ पे मेन फंक्शन भी लिखा है, क्योंकि मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में लाजमी है। अगर हम मेन फंक्शन को नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि इस मेन का तो एक ही मकसद है कि इसने कोड को एग्जीक्यूट करना है। और मैंने सिर्फ आपने जब मेन में यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं, और जब आप मेन में आएंगे तो मेन में सिर्फ उस फंक्शन का नेम आपने कॉल करवाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सम लिख दिया है और सम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया है, ठीक है। तो ये वाला मतलब जब हमारा कंपाइलर यहाँ से चेक करेगा, वो पहले देखेगा कि वो सबसे पहले मेन में आएगा, मेन में देखेगा कि यहाँ पे सम का एक फंक्शन पड़ा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने प्रोग्राम में देखेगा कि यहाँ पे कोई सम का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो सब्ट्रैक्ट का देखेगा और फिर वो सब्ट्रैक्ट के पास आएगा और जो उसके अंदर बॉडी होगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको उससे बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो अब हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पे पहले एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था स्विच को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब हम उस कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, फंक्शन बनाएंगे उसके,
ठीक है। सम का अलग फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, डिवाइड का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, ठीक है। तो इस तरह हम एक कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र डिफाइन फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, सम के नेम से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, यूज़र से कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे हम सीन कर देते हैं फर्स्ट सी आउट, एंटर सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ जो मर्ज़ी फंक्शन नेम लिख सकते हैं। मैंने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना था सम का, जैसे ताकि जब कोई यहाँ पे मेरे कोड को दोबारा देखे तो उससे पता चल जाए कि इसमें सम हो रहा है, ठीक है, इस फंक्शन में सम हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ जो मर्ज़ी नेम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसको स्पेसिफिक नेम यूज़ करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसी नेम का एक फंक्शन क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, और इन दो वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेता हूँ, क्योंकि डिक्लेरेशन ज़रूरी है इंटीजर के नेम से, डाटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जो सम कर रहा है, ठीक है। हमने अपनी मर्ज़ी के साथ एक फंक्शन क्रिएट किया, तो साथ ही हम इस फंक्शन के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, सी आउट, यहाँ पे भी वही फर्स्ट वैल्यू सीन कर देते हैं फर्स्ट सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम सी आउट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे भी हम दो वेरिएबल को यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट हो गए। और यहाँ पे हम कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिवीजन को भी यूज़ कर लेते हैं, उस नेम का भी फंक्शन एक बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, फर्स्ट और सेकंड सी आउट, एंटर
फर्स्ट वैल्यू, सीन का लेते हैं फर्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रीन का लेते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। आपको पता है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को हम फ्लोट में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिवीजन करते वक्त हमें पॉइंट्स में भी वैल्यू मिल सकती है। और एक और हम फंक्शन क्रिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के नेम से, तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, cout एंटर फर्स्ट वैल्यू, सीन कर देते हैं फर्स्ट को, सेकंड वैल्यू, सीन सेकंड, यहाँ पे हम करते cout फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है। तो ये हमने 4 फंक्शन डिफरेंट नेम के क्रिएट किए हैं, सम के नेम से, सब्ट्रैक्ट के नेम से, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के नेम से। तो अब हम इसको रन करेंगे तो रन नहीं होगा, क्यों भला? क्योंकि हमने यहाँ पे मेन फंक्शन तो लगाया ही नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन का तो सारा काम है जिसने एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के बाहर आके यहाँ पे एक मेन फंक्शन जो हमारे पास पहले से बिल्ट इन है, यहाँ पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो मर्जी यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाएंगे, आपने सिर्फ जस्ट उसका नेम कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके तो यहाँ पे आप इसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो सिर्फ ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को कॉल करवाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे cout कर देता हूँ कुछ वैल्यूज़, press1 फॉर एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं cout कर देता हूँ press2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके। यहाँ पे हम कर देते हैं cout press3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम यूज़ कर रहे हैं press4 फॉर डिवीजन, ओके। यहाँ पे हम सीन का देते हैं चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं वो भी डिक्लेयर कर देते हैं इंट के नेम से चॉइस को, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आप स्विच भी लगा सकते हैं
और इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगा रहा हूँ कि अगर मेरी चॉइस इज़ इक्वल टू 1 है तो देन एडिशन वाला जो मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है सम वाला, तो आपने सेम एज इट इज़ जो भी आपने फंक्शन का नेम लिखा है वो यहाँ पे मेन में कॉल करवाना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र चॉइस 2 है, अगर यूज़र की इज इक्वल टू, तो देन सब्ट्रैक्शन वाला, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और अब हम एल्स इफ लिखाते हैं कि अगर हमारी चॉइस इज इक्वल टू 3 है तो देन मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कॉपी, ठीक हो गया। और साथ ही हम एक लास्ट पे एल्स लगा देते हैं कि अगर हमारी चॉइस इक्वल टू 4 है तो देन यहाँ पे हमने डिवीजन वाला यहाँ पे हमने किधर के, यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा लेना है। और यहाँ लास्ट पे हम यहाँ पे एल्स यूज़ करते हैं कि अगर यूज़र कोई और इनपुट देता है, इन 4 नंबर्स के अलावा कोई और इनपुट देता है तो उसको स्क्रीन पे शो करवा दे इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हैंडल यूज़ कर लें ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे चुरमट सा बन जाएगा वो। यहाँ पे भी हैंडल, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे उसने हमें एरर दिया है कि आपने एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया तो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, दोबारा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उसने हमें स्क्रीन पे चॉइस मांगी है यूज़र से कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, जो हमने वहाँ पे लिखा था। तो फॉर एग्जांपल मैं एडिशन कराना चाह रहा हूँ तो मैं 1 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांगेगा। तो मैं 10 पहले लिख देता हूँ और 12 दूसरी लिख देता हूँ और उसने मुझे सम यहाँ पे 22 दे दिया है। ठीक है, तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर सब्ट्रैक्शन कराना चाह रहा हूँ तो मैं 2 एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू लिखता हूँ। मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 10 और सेकंड वैल्यू है मेरे पास 5। तो मैं जब एंटर करूँगा तो वो मुझे सब्ट्रैक्शन दे देगा 5। ठीक है, तो सेम इसी तरह आप जो भी फंक्शन आप करवाना चाह रहे हैं, टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ तो 3 फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 19 और सेकंड 2 और 38 उसने मुझे यहाँ पे इसका आंसर दे दिया। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने इस लिखा था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कस किया फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप को डिस्कस किया है कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्या होता है और प्री डिफाइन क्या होता है, और इसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।